well. So today we are going to study the very important topic, or I should call the hot topic of statistics, that is the normal distribution. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी चाहिए। तो अगर आप अपियर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए और आपका पेपर 2 है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स कभी भी अपनी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में पढ़ी है, सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं जिनका पेपर 2 ये सब सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर 1 के अंदर एक यूनिट है दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे करिकुलम में क्यों ऐड किया गया है? इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि आप आगे जाकर अपने फ्यूचर में पीएचडी करने वाले हैं, आप रिसर्च करने वाले हैं, और अगर आप रिसर्च करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अजम्पशन है हमारे डेटा के लिए, वो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए ये जो टॉपिक है सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, उन्हीं के लिए नहीं, हालांकि अगर आपका कुछ और पेपर भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और अगर आप पीएचडी अभी कर भी रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप आगे जाकर अपनी थीसिस लिखने वाले हैं, उसके अंदर आप अपना डेटा एनालाइज करने वाले हैं, और सबसे पहले आप उसके अंदर क्या चेक करेंगे कि क्या आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि एक कोई भी वेरिएबल की अगर हम बात कर लें, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वेरिएबल x की, तो एक वेरिएबल x अलग अलग जो वैल्यूज है वो असर्टेन करता है। मान लेते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3, 4 है, और x के रिस्पेक्टिवली जो भी हमने वैल्यूज ली हैं उनके अकर होने की कुछ ना कुछ अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी होती है, और उन सब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1। So this is simply the probability distribution। और हम सब जानते हैं कि probability distribution कई टाइप के होते हैं, चाहे वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पॉइसन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, और वैसा ही एक और probability distribution है which is normal distribution। So normal distribution is a probability distribution that is symmetric around the mean। क्या बोला मैंने? Probability distribution that is symmetric around the mean। Symmetric around the mean का क्या मतलब है? Symmetric around the mean का ये मतलब है कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना भी मेरा डेटा है, उसमें से जितना भी डेटा मेरा अराउंड द मीन है, दैट इज जितना भी मेरा डेटा मीन के पास है, मीन के नियर है, उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मोर देन द डेटा विच इज लाइंग फार फ्रॉम द मीन। जो भी डेटा मेरा मीन के पास है उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किससे? उस डेटा से जो मीन से दूर लाई कर रहा है। समझ में आता है मैं क्या कह रही हूँ? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। A probability distribution that is symmetric around the mean showing that data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean। यही बोला मैंने, एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे मेरे। क्या बोला मैंने? कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो मेरा डेटा मीन के पास लाई कर रहा है उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है इज मोर, किससे? जो डेटा मेरे मीन से दूर लाई कर रहा है। चलिए अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कई बार पेपर में पूछी जाती हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड कर्व होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब जितना भी मेरा डेटा है अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो किस शेप में फॉर्म करेगा? वो एक बेल शेप में फॉर्म करेगा। उसका क्या मतलब है? वो इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। ये जो कर्व मैंने बनाया है ये
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और अगर आप देखें इसको मैंने बीच से डिवाइड किया है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है। अब आप देखेंगे जितना भी एरिया इस ग्रीन डॉटेड लाइन के इस साइड है उतना ही एरिया इस ग्रीन डॉटेड लाइन के दूसरी साइड भी है। यही हमने पढ़ा था अभी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि किसी भी डेटा को अगर मैं बीच से कट करती हूँ तो उसके जो दोनों पार्ट्स हैं उन्हें अगर मैं मिलाऊं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने का क्या मतलब है कि एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो इस कर्व के साथ भी सेम सिचुएशन दिख रही है। अगर मैं इस लाइन के अराउंड इस कर्व को कवर कर देती तो क्या होगा, जो ये वाली साइड है ये इस साइड को ओवरलैप कर लेगी, पूरे तरीके से कवर कर लेगी। क्लियर? चलिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द मीन। सिमेट्रिकल अराउंड द मीन मतलब इस लाइन के लिए सिमेट्रिकल है और इस लाइन का जो ये पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यही रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा मीन। ठीक है, इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है द पैरामीटर वैल्यू म्यू। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की और मीन की तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सैंपल स्टैटिस्टिक में मीन की बात करें तो हम उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पेपर में भी पूछी गई है कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की तो उसके अंदर मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मीडियन, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मोड। मीन क्या होता है? मीन इज सिंपली द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। मीडियन वैल्यू क्या होती है? मीडियन वैल्यू होती है हमारी एकदम बीच की जो वैल्यू है डेटा की। और मोड क्या होता है? मोड होता है जो डेटा के अंदर पॉइंट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों की जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल होती हैं, किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 0,1। अभी 0,1 क्या है? 0,1 है दैट इज इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ mean equals to 0 and standard deviation is equals to 1। इसका मतलब है जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें जो मीन की वैल्यू है दैट इज 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है दैट इज 1। क्लियर? चलिए यहाँ पर भी मैंने मीन को किससे रिप्रेजेंट किया है? म्यू से रिप्रेजेंट किया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट किया है? सिग्मा से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। और लास्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो स्क्यूनेस का फैक्टर होता है उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। एसके की वैल्यू 0 के बराबर होती है। और कर्टोसिस दैट इज केटी, कर्टोसिस केटी की वैल्यू कितनी होती है? 3 के बराबर होती है। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये इंडिविजुअली एक एक बार आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर भी और पेपर 1 यूजीसी नेट के अंदर भी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टोसिस क्या होती है, ये मैं अपनी आने वाले वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है। चलिए अब इस डायग्राम के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बेल शेप्ड कर्व, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो मिडल वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अभी हमने एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी क्या कि मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है सिर्फ मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, मोड और मीडियन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब जो ये पीक वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे मीन, हमारे मीडियन और हमारे मोड को, जो कि तीनों आपस में बराबर है। चलिए अब एक हमारी
एम्पिरिकल वैल्यू होती है जो हमें समझनी पड़ती है, जिसको हम एम्पिरिकल रूल भी कह सकते हैं, वो क्या है वो समझ लेते हैं। अब अगर हम देखें ये जो ब्लू लाइंस है, ठीक है, ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस है दोनों, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है? तो ये रिप्रेजेंट करना चाहती है इस एरिया को, और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि म्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की जो दूरी है, जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी है, उसके अंदर कितना % डेटा लाई करता है। तो कितना % लाई करता है? दैट इज 68.2%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसका 68.2% जो है वो लाई करता है किसके बीच में? म्यू दैट इज मीन और उससे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर। समझ में आती है ये चीज सबको? अब बात कर लेते हैं इन रेड लाइंस की। तो ये रेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि म्यू दैट इज मीन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की जो दूरी है उसके बीच में कितना % डेटा लाई कर रहा है। तो कितना % डेटा लाई कर रहा है? हमारा 95.4% जो डेटा है वो मीन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी के बीच में लाई कर रहा है। अगर अब हम बात करें इन ब्लैक डॉटेड लाइंस की, तो ये ब्लैक डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी वैल्यूज हैं म्यू और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके बीच की जो दूरी है उसके बीच में कितना डेटा लाई कर रहा है। तो कितना % डेटा लाई कर रहा है? 99.7% जो डेटा है वो लाई कर रहा है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बीच में। क्लियर है ये सबको? चलिए, अब हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम नॉर्मल क्यों है? तो नॉर्मल इसीलिए है क्योंकि 19th सेंचुरी की कई हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, कई हमारी रिसर्चेस हुई थी, उसके अंदर हमें पता चला था कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है कई सारे वेरिएबल्स का, कि वो मीन से नॉर्मली डेविएट करते हैं, और क्योंकि हम कह रहे हैं वो नॉर्मली डेविएट कर रहे हैं इसीलिए हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अब हमें जान लेना चाहिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि अगर हम बात करें फाइनेंस के अंदर, तो फाइनेंस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। तो जो एक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स होते हैं वो यूजुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, उनका जो डेटा होता है वो जो है ज्यादा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है। और क्योंकि हमारा ये जो डेटा है प्रैक्टिकली यूज नहीं आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, तो ये एज अ लिमिटेशन जो है वर्क करता है। हालांकि जितने भी हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं, इकोनोमेट्रिशियंस हैं, उनको इस लिमिटेशन के बारे में पता है तो वो उसका कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। So stay healthy, wealthy and nerdy, and do not forget to mind your economics.